देखो हम बात कर रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट की, ठीक है। सॉलिड स्टेट की बात करते हैं जो कि क्लास 12 का चैप्टर है। प्योर एनसीईआरटी टाइप बात करते हैं। तो सबसे पहले द्रव्य क्या होता है, मैटर क्या होता है। द्रव्य जिसको पदार्थ बोलते हैं उसी को अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं। तो वो सब का सब वस्तु जो है द्रव्य कहलाएगा, जिसके पास द्रव्यमान है, जो स्थान घेर रहा है, ठीक है। द्रव्य की जो है मोटा मोटी 3 अवस्थाएं हम लोग जानते हैं। ऐसे तो होता है 5, लेकिन 3 मुख्यतः हम जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो ठोस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठोस के बारे में मोटा मोटी पहले जान लो कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। उनके अणुओं का बीच अंतराण्विक बल काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। अब ठोस, द्रव, गैस के बीच का थोड़ा सा तुलना देख लो। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, जबकि द्रव का क्या होता है, द्रव का जो होता है आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक है। जबकि गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। ठोस के बीच जो होता है अंतराण्विक बल की बात करें तो सबसे अधिक ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में, ठीक है। ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता, जबकि द्रव और गैस में बहने का गुण पाया जाता है। ठोस के अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ठोस के कण जो होते हैं काफ़ी अच्छे से पैक्ड होते हैं, ठीक है। उनके अणुओं के बीच कम जगह होता है, जबकि द्रव और गैस में क्या होता है, गतिज ऊर्जा की बात करें तो सबसे अधिक जो है गैस के अणु में गतिज ऊर्जा होगी, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में होगी। चलो, अब ठोस के, चूंकि ठोस पढ़ना है तो ठोस के कुछ और लक्षण को देख लिए। क्या क्या देखा हमने कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित है, ठोस के बीच जो है अंतराण्विक बल मजबूत होता है, ठीक है। अब चूंकि अंतराण्विक बल मजबूत है इसलिए क्या होता है, असंपीडीय होता है, इसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। संपीड़ित नहीं किया, इसके अलावा इसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। और यह फैलने पर जो है गर्म करने पर बहुत कम फैलता है, गर्म करने पर बहुत कम फैलता है। अब देखो ठोसों के वर्गीकरण की बात करें तो देखो बाबू, ठोस को 2 भागों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। यानी एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं, तो ध्यान देंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, उसका एक रेगुलर शेप होता है, एक रेगुलर शेप होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और वो क्या होता है, हाई रेंज का होता है, ठीक है। यानी दीर्घ होता है, उसके जो उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो ऐसा नहीं कि कम दूरी तक रहेगा बल्कि हाई रेंज तक होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में याद रखेंगे कि एक तो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर और फिक्स अरेंजमेंट होता है, और कैसे होते हैं तो हाई रेंज वाले होते हैं। कैसे होते हैं, हाई रेंज वाले। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया चीनी, नमक, ये सब क्रिस्टलीय ठोस हो गया। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो एमरफस सॉलिड होते हैं उसमें जो होता है रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर और फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है वो कम दूरी तक ही होता है, यानी लघु परास वाला होता है। इस और अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल हो गया, यानी कि जो है एमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया कांच, रबर और प्लास्टिक, कांच, रबर और प्लास्टिक। हाँ। अब देखो बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का क्या क्या उपयोग होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में देखो हीरा, हीरा क्रिस्टलीय ठोस का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसका उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं, ठीक है। दूसरा, कच्चे उत्पाद के रूप में भी बहुत से क्रिस्टल ठोस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड वगैरह। अब अक्रिस्टलीय ठोस का क्या उपयोग है, जैसे कि कांच, कांच कैसा है तो अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसका उपयोग हम लोग जानते हैं कि सजावटी सामान, लेंस, घरेलू उपकरण बनाने में किया जाता है। वहीं रबर की बात करें, रबर भी हमारा अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमॉर्फस सॉलिड है। इसका उपयोग जो है टायर, ट्यूब और जूते आदि बनाने में किया जाता है। अब देखो दोनों के बीच एक क्या अंतर को समझते हैं ढंग से। तो सबसे पहले हमने देखा था आकृति। तो क्रिस्टलीय जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका जो शेप होता है वो रेगुलर और फिक्स होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड का ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच जो होता है कणों, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कणों का जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स अरेंजमेंट होता है, फिक्स ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को की विदलन गुण की बात करें, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब तुम काटोगे तो सतह कैसा बनेगा, स्पष्ट बनेगा। और जब कभी तुम कांच को काटो, रबड़ को काटो तो खुरदुरा सतह बनता है, ठीक है। यानी प्लेन एकदम जो है शार्पली नहीं कटता है, ठीक है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब काटते हैं तो बिल्कुल शार्पली कटता है, जबकि अक्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ऐसा कटता नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वास्तविक ठोस होते हैं, रियल सॉलिड होते हैं, जबकि अक्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आभासी सॉलिड है, माने ठोस का जो है पूर्ण लक्षण नहीं है उसमें, ठीक है। वहीं देशिकता की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं विषम दैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलाइन सॉलिड समदैशिक होते हैं। इसको याद रखेंगे, ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकता है।
क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, विषम दैशिक होते हैं, यानी अलग अलग दिशा में तुम पढ़ोगे तो तुमको अलग अलग अरेंजमेंट मिलेगा। कहीं ए टाइप मिला तो कहीं ए बी टाइप मिला, कहीं बी टाइप मिला, कहीं बी ए या बी इस टाइप का मिला। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं विषम दैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल हीरा, कॉपर, आयरन, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, जबकि अक्रिस्टलाइन सॉलिड माने कि अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल तुम्हारा हो गया, याद रखेंगे, कांच, रबर और प्लास्टिक। कांच, रबर और प्लास्टिक। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो है टोटल 4 भागों में बाँटा गया है। 4 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। किस आधार पे बाँटा गया है? तो उनके बीच जो बल काम करता है, अंतराण्विक बल काम करता है, उसके आधार पर इसको 4 भाग में बाँटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयनिक ठोस की, आयनिक सॉलिड की। तो आयनिक सॉलिड का निर्माण किससे होगा? आयन्स के द्वारा, यानी धनायन और ऋणायन के द्वारा निर्माण होता है आयनिक सॉलिड का। अब धनायन और ऋणायन के द्वारा निर्माण हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जो है इसमें एक आकर्षण, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल काम करेगा, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो गया? तो आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया कि ये जो होगा आयन्स में बटा हुआ रहेगा, आयन्स में रहेगा, जितना प्लस वाला रहेगा उतना ही माइनस वाला रहेगा। दूसरा, चूंकि आयन्स है तो आयन्स होने की वजह से, आयन्स की उपस्थिति के कारण जो होगा इनके बीच जो है एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से जो होंगे आयनिक सॉलिड जो होंगे सबसे ज़्यादा, बाकी चारों सॉलिड में सबसे ज़्यादा कठोर होंगे, और जो कठोर है तो भंगुर प्रकृति के भी होंगे। अब चूंकि आयनिक सॉलिड जो है काफ़ी ज़्यादा कठोर है, माने हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स है, तो जिसकी वजह से इसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होता है। आयनिक सॉलिड जब भी ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जब ये द्रव अवस्था में रहेंगे, यानी ये अपने आयन्स में टूटे हुए रहेंगे, ठीक है। यानी जब ये जलीय अवस्था में रहेंगे तो ये विद्युत के सुचालक होंगे। क्यों? क्योंकि जब जलीय अवस्था में रहेंगे तो ये अपने आयन्स में टूटे हुए रहेंगे। तो जब तक कि आयन्स का मूवमेंट नहीं होगा तो विद्युत का सुचालकता नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि आयनिक सॉलिड जब ठोस होगा तो विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन जब वही जलीय अवस्था में आ जाएगा तो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल जिसमें आयन्स का निर्माण हो रहा है प्लस माइनस, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, NaCl, KCl, KClO3 एटसेट्रा। वहीं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस की बात करें, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड की बात करें, तो इनके बीच कैसा बंधन बनेगा? तो सहसंयोजक बंधन बनेगा। और सहसंयोजक बंधन किसमें बनता है? हम लोग जानते हैं सहसंयोजक बंधन जो बनता है तुम्हारा अ, अधातु अधातु के बीच बनता है। और जैसे ही सहसंयोजक बंधन बनेगा तो उसका जो होगा अरेंजमेंट कैसा होगा? 3D, ठीक है। यानी वो जो है वो 3D शेप में होगा। वो निश्चित तौर पे किस शेप में होगा? 3D शेप में होगा, ठीक है। तो इस जो है इसका लक्षण की बात करें, सहसंयोजक यौगिक के लक्षण की बात करें, सहसंयोजक ठोस के लक्षण की बात करें, तो सबसे पहला लक्षण हो गया कि 3D संरचना के कारण 3D संरचना इसमें बनेगा। और जैसे ही 3D संरचना बनेगा जिसके कारण इसका गलनांक क्या होगा? उच्च होगा। लेकिन ये विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। लेकिन अपवाद में है ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। जो सहसंयोजक यौगिक ठोस होते हैं उनको परमाणविक ठोस भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया हीरा, सिलिकॉन, ग्रेफाइट। अगला है आणविक ठोस, यानी वैसा ठोस जो जिसके अवयवी कण भी किस रूप में रहे? अणु के रूप में रहे। यानी वैसा ठोस जिसका अवयवी कण जो है, जिस कणों से वो बना है ठोस, वो अवयवी कण भी किस रूप में रहे? अणु के रूप में ही रहे। जैसे कि हाइड्रोजन गैस, उसका जो कण होगा वो भी H2 के रूप में ही रहेगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उसके जो अवयवी कण होंगे वो भी SO2 के रूप में रहेंगे। जल जल का जो अवयवी कण है वो भी H2O के फॉर्म में ही होगा। तो ये सब कैसे ठोस हो गए? आणविक ठोस हो गए। और आणविक ठोस को अगेन 3 भागों में बांटा जा सकता है, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ध्रुवीय का निर्माण कब होगा? तो ध्रुवीय का निर्माण कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा का अंतर होगा तो वहाँ पे ध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण होगा। और जिस आणविक ठोस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ना के बराबर होगा, बहुत कम होगा, तो वो अध्रुवीय आणविक ठोस होगा। और यदि हाइड्रोजन के साथ फोन दिख जाए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई एक दिख जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन आबंध होगा। जैसे H2O में हम पूछेंगे, बताओ क्या होगा? H2O पहले कैसा ठोस है? तो आणविक ठोस है। आणविक ठोस में कैसा ठोस है? तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं धात्विक ठोस। किस ठोस की बात करते हैं? धात्विक ठोस, यानी वैसा ठोस जो धातु के रूप में हो, ठीक है। अब धातु के रूप में होगा तो निश्चित तौर में उसमें क्या पाए जाएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जैसे कि हो गया लोहा,
तांबा, सोना, चांदी, ठीक है, ये सब के सब क्या हो गए, धात्विक ठोस हो गए। जो धात्विक ठोस होते हैं वो आघातवर्ती और तन्य होते हैं, वो विद्युत के सुचालक होते हैं, इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अब हमारा जो मेन टॉपिक है यूनिट सेल को समझते हैं। ठीक है, एकक सेल को समझते हैं। तो एकक सेल को समझो, यानी यूनिट सेल को, लैटिस को, इस दोनों को साथ में समझो। ठीक है, यानी एकक सेल और जालक। तो बाबू यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल वो छोटी से छोटी संरचना है जो बार बार मिल करके, बार बार दोहरा करके पूरे क्रिस्टल का निर्माण करती है। यानी क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग होता है यूनिट सेल, और उसको हम बार बार रिपीट कर दे तो हमारा क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, यानी लैटिस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यानी जालक का निर्माण हो जाता है। यानी जालक का भी परिभाषा क्या हो जाएगा कि एकक सेल के, यूनिट सेल के बार बार दोहराने से जो प्राप्त संरचना होती है, जिससे पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, जालक बोलते हैं। ठीक है, अब जालक बिंदु क्या होता है, लैटिस पॉइंट कहाँ होता है, क्या होता है, तो लैटिस पॉइंट क्या होता है, तो किसी भी जालक में जहाँ जहाँ पर अवयवी कण जो होते हैं बिंदु रूप में उपस्थित रहते हैं, उन बिंदुओं को ही जालक बिंदु कहते हैं। यानी लैटिस में, ठीक है, यानी क्रिस्टल में जो अवयवी कण है बिंदु रूप में जहाँ जहाँ पर उपस्थित है, वो बिंदु हमारा जालक बिंदु यानी लैटिस पॉइंट कहलाता है। अगला टर्म हमें जो यूज में आएगा वो है उप संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी भी जालक में जो है कोई अवयवी कण जितने अपने नज़दीकी अवयवी कणों से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कोई भी अवयवी कण पकड़ लो, वो जितनी संख्या में अवयवी कणों से आपस में जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, वही संख्या जो है उस यूनिट सेल का जो है क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल के प्रकार की। तो यूनिट सेल टोटल 4 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है सरल, सरल या उसी को बोलते हैं आद्य, आद्य मतलब शुरुआत वाला, सरल या आद्य घन एकक सेल, यानी सरल घन एकक सेल बोलेंगे, इसी को बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी SCC। इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल यानी PCC, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी अंतः केंद्रित घन एकक सेल। तीसरा है आपका FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चौथा है इंट सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बारी बारी से चारों को समझते हैं। पहला है हमारा तुम्हारा, पहला है तुम्हारा SCC या PCC। ठीक है, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल यानी सरल या आद्य घन एकक सेल। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें जो होता है घन के सभी आठों कोना पर, घन के सभी आठों कोना पर जो होते हैं एटम उपस्थित होते हैं, और वो जो एटम होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन एक घन में 1/8 होता है, क्योंकि वो जो होते हैं टोटल बटे हुए होते हैं 8 घन में, तो एक घन में इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/8 होगा। तो टोटल अब इसमें प्रभावी परमाणु संख्या निकालना है, यानी जेड का मान निकालना है। तो बाबू टोटल टोटल कोना होता कितना है, घन के टोटल किनारे किनारे जो होते हैं 8 होते हैं, 8 कोने होते हैं। ठीक है, आठों कोना पे एक एक एटम है, टोटल 8 एटम हो गया। और एक एटम का कंट्रीब्यूशन, एक एटम में कितना है, एक घन में कितना है, सॉरी 1/8 है, तो जेड का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जबकि कुल जालक बिंदु की बात करें, जालक बिंदु इन लैटिस पॉइंट की बात करें, इस स्थिति में SCC के केस में कुल लैटिस पॉइंट की बात करें जहाँ पर जो है एटम रहते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 8। ठीक है, वहीं हम BCC की बात करें, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, अंतः केंद्रित घन एकक सेल यानी BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इस स्थिति में जो होता है एटम कहाँ कहाँ रहता है, आठों कॉर्नर पे रहेगा, इसके अलावा एक एटम बॉडी सेंटर्ड में रहता है। तो ठीक है, तो इस यहाँ पे प्रभावी परमाणु संख्या जेड का मान क्या हो जाएगा, तो आठों कॉर्नर पे है 8 एटम, तो 8, और उन कॉर्नर पे एटम का जो कंट्रीब्यूशन है एक क्यूब में कितना है, 1/8, तो 8 गुना 1/8 प्लस, और एक जो बॉडी के क्यूब के बॉडी के सेंटर में है, वो उसका कंट्रीब्यूशन पूरे के पूरे घन में ही होता है। ठीक है, उसका किसी दूसरे घन से कोई लेना देना नहीं होता, ये टोटल बॉडी एक ही घन में होता है, तो ये +1, तो 1 + 1 यानी जेड का मान क्या आ गया, BCC के केस में जेड का मान 2 आता है। वहीं हम पूछेंगे लैटिस पॉइंट बताइए BCC के केस में, तो टोटल कितने बिंदु हैं जहाँ पर एटम रहते हैं, तो 8
8 1 9 9 बिंदु हैं। लेटिस पॉइंट का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा जालक बिंदु का मान। वहीं एफसीसी की बात करें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, तो इसमें हमारा क्या रहता है? तो क्यूब के 8 कॉर्नर पे रहेगा आइटम, इसके अलावा 6 फेस यानी 6 जो फलक है उसके सेंटर पे भी रहता है। ठीक है, तो इस स्थिति में प्रभावी परमाणु संख्या जेड का मान क्या होगा? तो पहले तो कॉर्नर वाले की बात कर रहे हैं, 8 गो है तो 8, प्रत्येक का जो होता है एक क्यूब में जो होता है पार्टीशन बने कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 8 गुना 1/8। इसके अलावा फेस पे टोटल कितने हैं? 6 गुना, और जो फेस पे है उसका कंट्रीब्यूशन एक क्यूब में कितना होता है? 1/2 होता है, क्योंकि 2 क्यूब में वो बटे होते हैं, तो एक क्यूब में कितना होता है? 1/2 होता है, तो 6 गुना 1/2। इस प्रकार प्रभावी परमाणु संख्या जेड का मान आ गया 1 + 3 यानी 4 आ गया। वहीं जालक बिंदु लेटिस पॉइंट की बात करें, एफसीसी के केस में ऐसा कितना बिंदु है जहां पर एटम उपस्थित है? तो 8 कॉर्नर और 6 फेस, 8 6 14 हो जाएगा। वहीं हम बात करें इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, चौथा इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, तो इसमें क्या होता है? 8 कॉर्नर पे रहेगा क्यूब के, इसके अलावा कोई एंड पकड़ लो, यानी इस छोर उस छोर को पकड़ लो, चाहे बाएं दाएं को पकड़ लो, चाहे ऊपर नीचे को पकड़ लो, चाहे आगे पीछे को पकड़ लो, यानी कोई 2 एंड पे रहेगा। ठीक है, इस स्थिति में परमाणु संख्या कितना होगा? तो 8 कॉर्नर पे, तो 8 गुना 1/8 प्लस 2 गो एंड पॉइंट पे है, तो 2 गो है, एगो का कंट्रीब्यूशन एक क्यूब में कितना होता है? 1/, तो 2 गुना 1/2। इस प्रकार जेड का मान जो आता है इस स्थिति में 2 आता है। वहीं लेटिस पॉइंट जालक बिंदु की बात करें, तो 8 कॉर्नर पे एटम है, इसके अलावा 2 एंड पॉइंट पे, तो 8 2 10। इस स्थिति में लेटिस पॉइंट का मान कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एकक सेल की प्राचाल यानी पैरामीटर, यानी पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं, तो टोटल 7 पैरामीटर हैं। कितने पैरामीटर हैं? क्यूबिक सेल के जो पैरामीटर हैं वो टोटल 7 हैं, टोटल 7 हैं। आप इसको ट्रिक याद रखिएगा, सी टॉर क्या याद रखिएगा? सी टॉर एच एम ट्राई, सी टॉर एच एम ट्राई। ठीक है, सी से हो गया क्यूबिक, ठीक है, अंग्रेजी वर्ड ही याद रखिए। टी से हो गया टेट्रागोनल, ओ से हो गया ऑर्थोरोम्बिक, आर से हो गया रोम्बोहेड्रल, एच से हो गया हेक्सागोनल, ठीक है, एम से हो गया मोनोक्लिनिक, टी आर आई से हो गया ट्राइक्लिनिक। ठीक है, पहला वाला में जो इसमें देखो रिलेशन समझना है कि अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के बीच क्या संबंध है। तो क्यूबिक में क्या होता है? तीनों अक्षीय दूरी आपस में बराबर होता है, तीनों अक्षीय कोण भी आपस में बराबर होता है, 90 डिग्री के होता है, यानी ए बराबर बी बराबर सी होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, तो कैसे याद रखेंगे? तो पहला वाला में देखो सब बराबर, दूसरा वाला में दूसरा बराबर, तीसरा वाला में सॉरी पहला में देखो सब बराबर है, दूसरा वाला में क्या है बाबू? पहले अक्षीय दूरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अक्षीय दूरी की बात करते हैं। तो अक्षीय दूरी में याद रखो, पहला वाला में सब बराबर है, दूसरा वाला में दूसरा बराबर नहीं है, तीसरा वाला में दोनों बराबर नहीं है, फिर यही चीज़ रिपीट होगा। चौथा वाला में सब बराबर है, पाँचवा वाला में जो है दूसरा बराबर नहीं है, फिर छठा वाला में कोई बराबर नहीं है, सातवां वाला में भी कोई बराबर नहीं है। ठीक है, और तुमसे यहाँ पूछा जाएगा कि बताइए सममितीय स्थिति में जो है सिमेट्री वाले पोजीशन में स्थिति में कौन है, कौन सा क्रिस्टल तंत्र है? तो क्यूबिक है। क्यों? क्योंकि इसका देखो सारा अक्षीय दूरी भी और अक्षीय कोण भी बराबर है। ठीक है, और सबसे अ, कम कौन है, यानी जिसमें ऐसा नहीं, यानी ऐसा कौन सा है जिसमें बिल्कुल भी सममिति यानी सिमेट्री वाला स्थिति नहीं है? कौन सा ऐसा क्रिस्टल तंत्र है? तो वह है ट्राइक्लिनिक। ना उसमें अक्षीय दूरी बराबर है, ना ही अंतः कोण बराबर है। इसके अलावा याद रखेंगे कि ये जो सातों क्रिस्टल तंत्र है, ठीक है, सातों क्रिस्टल तंत्र और चारों एकक सेल से जो है, जो चारों एकक सेल हमने पढ़ा, चारों प्रकार का यूनिट सेल पढ़ा, इससे जो है कुल 14 प्रकार के जालक संभव होते हैं। कितने प्रकार के जालक संभव होते हैं? 14 प्रकार के जो है जालक संभव होते हैं, जिन्हें हम ब्रेविस जालक कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? ब्रेविस जालक कहा जाता है। यानी ये सातों क्रिस्टल तंत्र और चारों प्रकार के यूनिट सेल आपस में मिलकर के 14 प्रकार के जालक बना लेते हैं। इन 14 प्रकार के जालक को ब्रेविस जालक कहते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक क्या याद है बाबू? ट्रिक आप याद रखेंगे 324 11 21, 324 11 21, यानी पहला वाला में 3 गो होगा, दूसरा वाला में 2 होगा, तीसरा वाला में 4 होगा, फिर उसके बाद देखो चौथा वाला में जो होगा एगो होगा, पांचवा वाला में एगो होगा, छठा वाला में 2 गो होगा, सातवां वाला में एगो होगा। ठीक है, तो पहला वाला में पीसीसी बीसीसी एफसीसी होगा। ठीक है,
दूसरा वाला में पीसीसी बीसीसी होगा, तीसरा वाला में पीसीसी बीसीसी एफसीसी ईसीसी चारों हो जाएगा। पाँचवा वाला में केवल पीसीसी पीसीसी, इसमें जो है छठा वाला में याद रखेंगे पीसीसी के अलावा ईसीसी होता है। क्या होता है? ईसीसी, बीसीसी नहीं बल्कि ईसीसी इंड सेंटर्ड वाला होता है, क्योंकि अब अंतिम की तरफ बढ़ रहे हैं ना, और अंतिम वाला में तो पीसीसी ही होता है। इन 14 जालक को क्या कहते हैं? ब्रेवस जालक कहते हैं। अब देखो, अब समझते हैं कि जो परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई में क्या संबंध है। तो पीसीसी या एससीसी के केस में ए हमारा क्या है? ए जो है कोर की लंबाई है और आर जो है परमाणु की त्रिज्या है। तो पीसीसी और एसएससी के केस में जो होता है ए बराबर 2r होता है। बीसीसी के केस में ए बराबर 4/√3r होता है और एफसीसी के केस में ए बराबर 2√2r होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ठीक है, क्लोज पैकिंग ऑफ यानी संकुलित संरचना की बात करते हैं। हम्म तो देखो, जब जालक के परमाणु को इस तरह से अरेंज किया जाए कि उसके बीच जो है कम से कम स्थान रहे, तो इस प्रकार जो संरचना प्राप्त होता है उसी संरचना को कहते हैं निविड संकुलित संरचना। निविड संकुलित संरचना, ठीक है, यानी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसको जो है 3 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक पहला होगा हमारा 1D में, दूसरा 2D में, तीसरा 3D में। तो पहले 1D में समझते हैं। 1D में समझते हैं तो 1D में क्या होगा बाबू? 1D में क्या होगा कि कोई भी परमाणु पकड़ लो तो वो अपने कितने निकटवर्ती परमाणु से घिरा हुआ है, तो केवल 2 निकटवर्ती परमाणु से घिरा हुआ है। और हम जानते हैं कि जितना से घिरा हुआ होता है वही संख्या जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो 1D के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2 होता है और इसका ज्योमेट्री कैसा होता है? रेखीय होता है। वहीं 2D की बात करें, 2D की बात करें, 2D की बात करें, यानी जब 2 एक्सिस के अनुदिश जो है व्यवस्थित करेंगे, तो वो अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाएगा? 2D जो है हमारा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है वर्गाकार, दूसरा होता है षटकोणीय। एक होता है वर्गाकार, दूसरा होता है षटकोणीय। तो सीधे याद रखेंगे कि वर्गाकार के केस में ए टाइप होता है, जबकि षटकोणीय के केस में ए बी टाइप होता है। वर्गाकार के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ठीक है, और ज्यामितीय आकृति वर्गाकार। तो नाम से ही पता चल रहा है वर्गाकार है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कर देंगे, ज्यामितीय आकृति वर्गाकार कर देंगे। वहीं षटकोणीय के केस में जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और ज्यामिति जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो षटकोणीय होता है। ठीक है, हाँ। अब 3D वाला में देखो, 3D वाला में, 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में देखो, इसमें जो है 3 एक्सिस के अनुदिश जो है अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। ठीक है, और इसमें देखो 2 टाइप का होता है। 3D वाले में कितना होता है? 2 टाइप का। पहला जो होता है तुम्हारा ए टाइप का, दूसरा ए बी टाइप का। तो सीधे याद रखना, जब ए टाइप का होगा ना तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। और जब ए बी टाइप का होगा 3D अरेंजमेंट में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। बस इतना ही चीज़ याद रखना है। ठीक है, अब समझते हैं संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि जो है परमाणु जो है जालक में कितना जगह छेके हुए हैं, घेरे हुए हैं, वही परसेंटेज हमारा पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज कहलाता है। और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जालक में परमाणु द्वारा जो स्थान घेरा गया है अब बटा जालक का जो आयतन है कुल गुना 100, वही हमारा क्या निकलेगा? संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगा। ठीक है, अब तुम बताओ, जालक में मान के चलो जितना परमाणु है, परमाणु की संख्या को जेड से लिखते हैं। और परमाणु कैसा होता है बाबू? तो परमाणु होता है हमारा गोलाकार होता है, गोले के आकार का। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³ होता है। अब बटा जालक का कुल आयतन, चूंकि जालक कैसा है तो जालक हमारा घन के आकार का है और जिसका जो है किनारा की लंबाई कितना है? ए, तो ये जालक का कुल आयतन कितना हो जाएगा? a³ हो जाएगा और गुना 100। तो सीधी सी बात है, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जेड गुना 4/3 πr³ गुना 100। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके केस में कितना होता है। डायरेक्ट याद रखोगे, एससीसी के केस में या पीसीसी के केस में जो होता है संकुलन क्षमता जो होता है 52.33% होता है। इसका मतलब रिक्त स्थान कितना होगा? 100 में से घटा लो, 47.67% होगा। वहीं बीसीसी में बात करें तो बीसीसी में कितना होता है बाबू? तो बीसीसी में जो होता है
68% होता है संकुलन क्षमता, तो रिक्त स्थान कितना हो जाएगा, 100 में से घटा लो यानी 32%। एफसीसी के केस में कितना होता है पैकिंग एफिशिएंसी, तो होता है 74% होता है। तो इसका मतलब फ्री स्पेस रिक्त स्थान कितना होगा, 74% घटा लो 100 में से 26% हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एकक सेल के घनत्व की, डेंसिटी की। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और आपको यदि एकक सेल का घनत्व याद रखना है तो सबसे पहले आप जानिए कि एकक सेल का आयतन कितना होता है। एक आयतन कितना, चूंकि घन के आकार का है तो a क्यूब होगा। और एकक सेल का घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो संख्या में जेड हो गया, और मान के चलो एक एटम का द्रव्यमान है m, एक एटम का द्रव्यमान कितना है, m है, ठीक है, एक एटम का। ऐसे ऐसे कितने परमाणु होंगे, Na परमाणु होंगे। तो Na परमाणु का, सॉरी, सीधे याद रखो ना, Z इंटू एम बटा Na, ये हो गया द्रव्यमान। इसमें a क्यूब से भाग लगा देंगे तो एकक सेल का घनत्व निकल जाएगा। अब हम समझते हैं क्रिस्टल दोष की, ठीक है। क्रिस्टल में जो है दोष किस प्रकार का होता है, तो सीधे याद रखना, सीधे याद रखना कि दोष दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। हमको पॉइंट डिफेक्ट ही याद रखना है। पॉइंट डिफेक्ट में तुमको याद रखना है छोटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। छोटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है, दोनों जो होता है आयनिक डिफेक्ट होता है। कैसा होता है, आयनिक डिफेक्ट होता है। जबकि रिक्तिका डिफेक्ट और अंतरकाशी जो होता है, इंटरकोस्टल डिफेक्ट जो होता है, वो नन आयनिक डिफेक्ट होता है, यानी उसमें आयन का कोई खेल नहीं है। तो ये बात तो पहले याद रखेंगे। अब आते हैं छोटकी डिफेक्ट की। छोटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि जो धनायन और ऋणायन है, धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्या होते हैं, अपने स्थान से गायब हो जाते हैं। लेकिन वो बाहर कहीं जाते नहीं हैं, वो घर में ही कहीं रहते हैं, लेकिन क्या होते हैं, समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो ऐसे दोष को ही कहा जाता है छोटकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है बाबू, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई आयन जो है, कोई आयन जो है अपना निश्चित स्थान छोड़ करके कहाँ चला जाता है, अंतरकाशीय स्थान में, यानी इंटरकोस्टल स्थान में, स्पेस में चला जाता है। जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से जो जो स्थान छोड़ा है वहाँ पे छिद्र बन जाता है, छिद्र बन जाता है। तो क्रिस्टल में इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है उसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। यानी छोटकी छोटकी डिफेक्ट में, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या था, यानी समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से गायब होगा लेकिन रहेगा घर में ही। इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि आयन अपने स्थान पर से हट करके कहाँ चला जाता है, अंतरकाशीय स्थान पर चला जाता है, जिससे जो है वहाँ पे क्या बन जाता है, छिद्र बन जाता है। इसके स्थान पर जहाँ पे ये था वहाँ पे छिद्र बन जाता है। तो इस दोष को फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये दोनों आयन से संबंधित है, जबकि रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष जो है, ये जो है आयन से संबंधित नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अवयवी कण है, ये अवयवी कण जो है अपने स्थान से बाहर निकल जाते हैं। अवयवी कण अपने स्थान से बाहर निकल जाते हैं, अंदर रहते ही नहीं है, बाहर निकल जाते हैं। और जब बाहर निकल गया तो जो इस कारण से जो दोष उत्पन्न हुआ उसको रिक्तिका दोष कहते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है, घनत्व कम जाता है क्योंकि बाहर निकल गया। और अंतरकाशी दोष में क्या होता है कि जो है कुछ अवयवी कण जो है बाहर से अंदर आ जाते हैं अंतरकाशी स्थान में, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो होता है घनत्व बढ़ जाता है। इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसको अंतरकाशी दोष कहते हैं, ठीक है। तो इतना ही याद रखना है, बाकी याद रखने की कोई ज़रूरत, बाकी जो है आपको एक बार देख लीजिए, बाकी ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो धन्यवाद।